तो कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। तो पहले तो हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक जो सोल्यूशंस होते हैं उनकी कंडक्टेंस किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो पहले हम ये कुछ टर्म्स डिफाइन कर लेते हैं, जैसे रेजिस्टेंस है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को और क्या बोलते हैं हम? रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। तो दीज आर द टर्म्स जो हम डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस एक्चुअली आपने बहुत पर पढ़ा भी है कि रेजिस्टेंस क्या होती है। इट इज़ द हिंड्रेंस और डिफिकल्टी विच इज़ ऑफर्ड बाय द मीडियम टू द फ्लो ऑफ करंट। इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को जो हिंड्रेंस प्रोवाइड करता है मीडियम, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, और इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड ए इज़ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर इसी को मैं सेल के टर्म में डिफाइन करूं, अगर जो हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, तो इसमें जो एल होता है ना, दैट इज़ द लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। ये जो दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनके बीच की लेंथ जो है उसको हम बोलते हैं एल। फिजिक्स में तो सिंपल ये कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, उसकी लेंथ और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बट केमिस्ट्री की बात करें तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रेजिस्टेंस अगर देखें तो एल इज़ लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, एनोड और कैथोड के बीच के डिस्टेंस। और ए जो है दैट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच इलेक्ट्रोड। तो आर इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, और एल अपॉन ए जो है दैट इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? सेल कांस्टेंट। और ये किसी भी पर्टिकुलर सेल के लिए फिक्स होता है। इट इज कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर सेल। और जो इसका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है रो, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और इसके यूनिट देख लो, आपको पता है कि जो आर है उसका यूनिट होगा ओम। आर के यूनिट होते हैं ओम, और इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, ठीक है। और अगर मैं रो को लिखूं तो रो क्या हो जाएगा? आर इंटू ए अपॉन एल। तो आर हो जाएगा ओम, ए जो है मीटर स्क्वेयर, एल मीटर, तो ओम मीटर हो गया, या फिर ओम सेंटीमीटर। अगर ऐसा यूनिट में बोलेंगे तो ओम मीटर, अदरवाइज इट इज ओम सेंटीमीटर। तो रेजिस्टेंस क्या है? इट इज द डिफिकल्टी ऑफर्ड बाय द मीडियम टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। क्योंकि डेफिनेशन से भी क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना। और आपको सिंपली ये याद रखना है, अगर न्यूमेरिकल करने हैं तो आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये पहला इक्वेशन है, जो आपको याद रखना है। तो आर जो है अगर मैं बोलूँ तो आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, मतलब इसको रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू सेल कांस्टेंट, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एक रिलेशन ये हो गया आपके पास, या सिंपली आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, स्मॉल ए लिखो या कैपिटल ए लिखो। फिर जो रेजिस्टेंस है उसका इनवर्स, दैट इज कॉल्ड कंडक्टेंस, और रेजिस्टिविटी का जो इनवर्स है दैट इज कंडक्टिविटी। अगर इन दोनों को हम ऐसा कर दें तो इट बिकम्स कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को भी जी से डिनोट करते हैं। तो 1 अपॉन रो क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी अपॉन सेल कांस्टेंट।
और अगर मैं इसको इसी फॉर्म में रखूं 1/r इक्वल टू कंडक्टिविटी अपॉन सेल कांस्टेंट, कंडक्टिविटी अपॉन सेल कांस्टेंट, तो सेल कांस्टेंट और कैसे निकाल सकते हैं हम, रेजिस्टेंस इनटू कंडक्टिविटी। ये सारे फॉर्मूले आपको अलग अलग याद होने चाहिए। सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू आर इंटू के, रेजिस्टेंस इंटू कंडक्टिविटी। ये के जो है दैट इज कापा। इसी फॉर्मूले से सब आ जाएंगे, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ओके, हाँ, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमने डिफाइन कर ली, रो से डिनोट करते हैं। और स्पेसिफिक क्यों वर्ड यूज़ करते हैं इसके लिए, क्योंकि हम इसमें स्पेसिफाई कर देते हैं कि लेंथ जो है वो यूनिटी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी यूनिटी है। ए भी 1 मीटर स्क्वायर, एल भी 1 मीटर, ए 1 मीटर स्क्वायर और एल 1 मीटर। अगर ऐसा हो तो रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर या फिर ओम सेंटीमीटर, ये इसके यूनिट है। यूनिट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, याद रखना। रेजिस्टेंस के यूनिट सबको पता ही होते हैं, रेजिस्टिविटी के यूनिट ओम मीटर। तो अब आ जाओ कंडक्टेंस। तो मैंने अभी बताया कंडक्टेंस क्या होती है, 1 अपॉन रेजिस्टेंस। इट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो उसके अकॉर्डिंग ये आ गया आपके पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस 1 अपॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और इस जो कंडक्टेंस है उसके यूनिट हो जाएंगे ओम, और क्या लिख सकते हैं इसको, साइमन, एस। ये इसके यूनिट है, ठीक है ना। और अगर मैं यूनिट निकालूं इसको ओम इनवर्स को और क्या लिख सकते हैं, MHO, मो भी बोल देते हैं। जस्ट ओम इनवर्स मतलब MHO, मो भी बोल देते हैं, या साइमन, कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। और कनेक्टिविटी तो ऑब्वियसली रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। और स्पेसिफिक वर्ड यूज़ कर दिया तो इसका मतलब 1 मीटर लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। और जैसे आपने देखा था रेजिस्टिविटी के यूनिट क्या थे, ओम, सेंटीमीटर, ओम, मीटर। तो कंडक्टिविटी के यूनिट क्या हो जाएंगे, बोलो, ओम इनवर्स, वैसे ही SI यूनिट में पर ओम पर मीटर। और इसको क्या लिख सकते हैं, S पर सेंटीमीटर और S पर मीटर, S पर सेंटीमीटर और S पर मीटर। तो अब आपके पास ये चारों टर्म्स आ गई, ठीक है। चारों टर्म्स क्या क्या थी, पहली थी रेजिस्टेंस जो थी रेजिस्टिविटी इंटू L अपॉन A। और यहाँ रेजिस्टेंस के यूनिट क्या थे, मैं आपको मौका दे रहा हूँ बोलने का, ओम है ना। तो R के यूनिट हैं ओम। और सिंपली OHM। और फिर हमने पढ़ा कि रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी हमने पढ़ा कि इट इज इक्वल टू, बोलो, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस अपॉन सेल कांस्टेंट। हाँ, सेल कांस्टेंट के यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट, तो यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट जो है दैट इज पर सेंटीमीटर और पर मीटर, क्योंकि सेल कांस्टेंट है L अपॉन A। ओके, तो यहाँ से अगर मैं
इसके यूनिट लिखूं तो इट इज़ रजिस्टिविटी के यूनिट आर, ये तो ओम सेंटीमीटर हो जाएगा या ओम मीटर। ओके, देन आपने लिखा कंडक्टेंस के यूनिट, तो कंडक्टेंस के यूनिट जो हैं कंडक्टेंस 1 रेजिस्टेंस और इट इज़ इक्वल टू 1 रेजिस्टिविटी, मतलब कंडक्टिविटी अपॉन सेल कांस्टेंट। और हमने ये पढ़ा कि सेल कांस्टेंट जो होता है दैट इज़ इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू कंडक्टिविटी। और क्या लिख देते हैं, रेजिस्टेंस ओवर रेजिस्टिविटी, और बोल सकते हैं कंडक्टेंस ओवर कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी ओवर कंडक्टेंस, बोलो। क्योंकि कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी यहाँ पे 1 रेजिस्टिविटी, और कंडक्टेंस के यूनिट पर ओम, और इसके यूनिट क्या हो जाएंगे 1 रेजिस्टिविटी। तो 1 रेजिस्टिविटी मतलब 1 पर ओम पर सेंटीमीटर, हाँ ये इनटू सेल कांस्टेंट हो जाएगा ऐसा, मतलब इसके यूनिट हो जाएंगे पर ओम पर सेंटीमीटर और पर ओम पर मीटर और एस पर सेंटीमीटर और एस पर मीटर। ये इस तरह से आप सारे यूनिट लिख सकते हो और ये सारे रिलेशंस हैं। और यहाँ से अगर मैं ये देखो, ये कंडक्टेंस थी, ये कंडक्टिविटी, तो सेल कांस्टेंट क्या हो जाएगा कंडक्टिविटी अपॉन कंडक्टेंस। सेल कांस्टेंट को आप रेजिस्टेंस ओवर रेजिस्टिविटी लिख सकते हो या कंडक्टिविटी ओवर कंडक्टेंस लिख सकते हो या रेजिस्टेंस इनटू कंडक्टिविटी। ओके, तो ये क्वेश्चन है जीसेट 2019 का, जिसमें क्वेश्चन पूछा है कि सेल कांस्टेंट आपको पहले दिया हुआ है, इट इज़ 0.88 पर सेंटीमीटर। रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट टेकन इन द सेल इज ऑल्सो गिवन। आपको रेजिस्टेंस दी हुई है 200 ओम और आपको सेल कांस्टेंट दिया हुआ है 0.88 पर सेंटीमीटर। आपको फाइंड आउट करनी थी स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मतलब के फाइंड आउट करना था। तो आप यहीं से स्टार्ट करो, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो इंटू सेल कांस्टेंट, रो इंटू एल अपॉन ए, यही था। अब आपको कंडक्टिविटी निकालनी है, तो रेजिस्टेंस इक्वल टू 1 अपॉन कंडक्टिविटी इंटू सेल कांस्टेंट। तो कंडक्टिविटी हो गई सेल कांस्टेंट ओवर आर, ठीक है। तो सेल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है 0.88 पर सेंटीमीटर और जो आर है दैट इज 200 ओम। तो अब इसको आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो ये 2 था जो नहीं हो सकता, ये 176 नहीं हो सकता, 20 नहीं हो सकता, तो ये ही बचा। इसका मतलब 0.0044 पर ओम पर सेंटीमीटर जो है दैट शुड बी द आंसर। आपको कैलकुलेशन से जितना हो सके बचना है, ठीक है, क्योंकि अगर आप कैलकुलेशन में पढ़ोगे तो दैट विल किल योर टाइम, और टाइम किसके कॉस्ट पे होगा, किसी दूसरे क्वेश्चन के कॉस्ट पे। तो इसलिए न्यूमेरिकल्स में आपको देखना है कि कहाँ पे कैलकुलेशन से आप बच सकते हो। अगर नहीं बच सकते तो करनी है। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ कंडक्टेंस। तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल कंडक्टेंस हम क्लासिफाई करते हैं, एक मेटेलिक कंडक्टेंस जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं, या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। दो तरह की कंडक्टेंस है। मेटेलिक कंडक्टेंस जो है एक्चुअली मेटल में जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं मेटेलिक कंडक्टेंस, और इट इज़ ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि मेटल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है। ये जो मैं बना रहा हूँ दिस इज़ द इलेक्ट्रॉन सी मॉडल ऑफ मेटल।
कौन सा मॉडल बना रहा हूं? इलेक्ट्रॉन सी मॉडल ऑफ मेटल, मेटल का इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल क्या है कि जैसे मुझे सोडियम का इलेक्ट्रॉन सी मॉडल बनाना है, तो सोडियम में फ्री इलेक्ट्रॉन एक होता है, तो ये जो हुआ ना, मतलब मेटल आयन विद कोर इलेक्ट्रॉन्स, इसको बोलते हैं कर्नल। और ये जो है दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन, इसको मोबाइल इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। तो कर्नल जो होते हैं दे आर फिक्स्ड, कर्नल्स आर फिक्स्ड। मेटल आयन के अंदर जो मेटल के अंदर जो कर्नल्स हैं, पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन जो हैं, वो उनकी पोजीशन फिक्स होती है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर मोबाइल, दे आर मूविंग कंटिन्यूसली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और वट एवर, इस तरह से वो मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो एक तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस जो होती है वो डिपेंड करती है कि मेटल जो है उसका नेचर कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है। देखा ना, कोई मेटल गुड कंडक्टर होते हैं, कोई थोड़े मीन्स बैड तो नहीं बोल सकते, क्योंकि बैड कंडक्टर तो इंसुलेटर्स हो जाते हैं, बट मतलब किसियों की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, किसियों की कंडक्टिविटी थोड़ी कम होती है, होती सबकी है ना। और किस पे डिपेंड करता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं पर एटम ऑफ द मेटल, तो इस पे मेटेलिक कंडक्टेंस डिपेंड करती है। और सबसे बड़ा पॉइंट वो है टेम्परेचर। तो बताओ मुझे, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेटेलिक कंडक्टेंस बढ़ेगी या कम होगी? 80% लोग गलत आंसर देते हैं, बढ़ेगी। यहीं पे ये ना इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस और मेटेलिक कंडक्टेंस में ना यहाँ पे डिफरेंस आता है। एक्चुअली मेटेलिक कंडक्टेंस जो होती है ना, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एक्चुअल में हम क्या सोचते हैं कि भाई टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फास्ट मूव करेंगे, तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगी, क्योंकि फ्लो ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, वही तो है कंडक्टेंस। बट एक्चुअल में मेटेलिक कंडक्टेंस में क्या होता है, ये मॉडल उसको समझाता है, इसलिए मैंने यही मॉडल बनाया कि जब टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, ये जो कर्नल्स हैं दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मीन पोजीशंस। मैं लिख ही देता हूं, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर जो कर्नल्स हैं स्टार्ट वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मीन पोजीशन। मैंने मीन पोजीशन का मतलब तो पता ही है ना, कि यहाँ पे कर्नल है तो वो दोनों साइड ऐसे वाइब्रेट करेगा, तो वाइब्रेशन से क्या होगा, इट प्रोड्यूस दे प्रोड्यूस, है ना, क्योंकि बहुत सारे कर्नल्स है ना, दे प्रोड्यूस हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए दे प्रोड्यूस हिंड्रेंस। और आपको पता है कि अगर हिंड्रेंस बढ़ेगी मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगी, अभी पढ़ा ना डिफिकल्टी ऑफ मूवमेंट, तो दे प्रोड्यूस हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और अगर वो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को हिंड्रेंस प्रोड्यूस करते हैं, सो कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, क्योंकि रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, तो इस केस में कंडक्टिविटी जो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज। तो याद रखना कि मेटेलिक कंडक्टेंस एक ऐसा केस है जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज करने से कंडक्टेंस डिक्रीज होती है। हाँ लिखा ही है ना, मेटेलिक कंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जो कंपोजिशन होता है मेटेलिक कंडक्टर्स का वो तो अनचेंज रहता है इलेक्ट्रिक करंट पास होने के बाद भी, क्योंकि और कोई इसमें चेंज नहीं आता है इलेक्ट्रिक करंट पास करने से, उसका कंपोजिशन चेंज नहीं होता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
कि इलेक्ट्रिक करंट पास करने से व्हाट इज द डिफरेंस ऑन द कंपोजिशन ऑफ द मेटेलिक कंडक्टर, तो देयर इज नो डिफरेंस। और टेम्परेचर का इनवर्स इफेक्ट होता है, वो मैंने आपको लिखवा दिया क्यों। नाउ कम टू द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, जो हमारा मेन फोकस है आज का, कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू जो होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, और इसको आयनिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं क्योंकि इट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस। मेटेलिक कंडक्टेंस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। क्यों? क्योंकि दैट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्लो ऑफ आयंस। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस जो है वो किस पे डिपेंड करती है? पहले तो इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे, कि इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो पहला तो ये डिफरेंस हो गया कि इलेक्ट्रोलाइट कैसा है उस पे डिपेंडेंस होगी, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। दूसरा, साइज और सॉल्वेशन ऑफ द आयंस जो बनते हैं इन द डिसोसिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, साइज एंड सॉल्वेशन। तीसरा डिपेंड करता है नेचर एंड विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट, क्योंकि देखो इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग होगा तो आयन ज़्यादा बनेंगे, वीक होगा तो आयन कम बनेंगे। दूसरा, अगर आयन का साइज बड़ा होगा तो मूवमेंट स्लो होगी। सॉल्वेशन ज़्यादा होने का मतलब है पॉजिटिव आयन के अराउंड ज़्यादा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आ गए, तो जितने ज़्यादा आएंगे उतना साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो मूवमेंट स्लो हो जाएगी। फिर आ जाओ नेचर ऑफ एंड विस्कोसिटी जो है ऑफ द सॉल्वेंट। तो जितना अगर विस्कस होगा सॉल्वेंट तो ड्रैग करेगा, ज़्यादा मूवमेंट नहीं होने देगा, क्योंकि विस्कोसिटी बढ़ने से क्या होगा, जो आयंस को होल्ड करके रखेगा उसको मूव नहीं करने देगा, तब भी कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, वो बहुत पास पास होंगे, ठीक है। तो उससे भी जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है वो कम होगी। टेम्परेचर देखो ये मेजर रोल प्ले करता है। देखो मेटेलिक कंडक्टेंस में टेम्परेचर का इनवर्स रिलेशन था, बट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का डायरेक्ट रिलेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें भी वही होगा कि आयंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, बट यहाँ पे फिक्स कुछ नहीं है, सब कुछ मूवमेंट है, मूव हो रहा है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्वेशन कम हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोलाइट जो है वीक भी टूटना शुरू हो जाएगा, आयन बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक्सपैंड होगा लिक्विड, तो कॉन्सेंट्रेशन भी कम हो जाएगी। तो सारे फैक्टर जो है ना वो इसके फेवर में है कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बढ़ेगी टेम्परेचर के साथ। बट उधर मेटेलिक कंडक्टेंस में क्या डिफरेंस था कि वहाँ पे कर्नल्स जो थे वो फिक्स थे। कर्नल फिक्स होने के चक्कर में वो वाइब्रेट कर रहे थे अबाउट देयर मीन पोजीशन, एंड इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट थी, जिनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई थी, तब भी वो वहाँ नहीं पहुँच पा रहे थे जहाँ पहुँचना चाहिए था उनको, क्योंकि उनकी जो मूवमेंट है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं होगी, अब वो हिंडर करेगा उसको, और इसलिए वो स्लो हो जाएंगे। ओके, नाउ कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशंस और मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी की बात करते हैं और कंडक्टिविटी की बात करते हैं। तो अब मैं कंडक्टिविटी बोलूं, पहले मैं कंडक्टिविटी की बात करता हूं। चलो देखो, कंडक्टिविटी मीन्स व्हाट, जो पहले पढ़ा हमने स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और मैंने डिफाइन भी किया था कि कंडक्टिविटी जो है और कंडक्टेंस में क्या रिलेशन है, कि अगर लेंथ 1 मीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो, तब जो कंडक्टेंस होगी सॉल्यूशन की, दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। मतलब कि लेंथ इनटू एरिया अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाता है, वॉल्यूम। मतलब वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब,
इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, या कंडक्टिविटी बोलो या स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलो, अगर 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की है तो उसको बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी। अब अगर सिर्फ कंडक्टिविटी को डिफाइन करना हो तो कंडक्टिविटी इट इज द कंडक्टेंस produced by all the ions of electrolyte किसमें प्रेजेंट हो, इन यूनिट वॉल्यूम, मतलब इन 1 मीटर क्यूब। तो अब बताओ, अगर मैं सॉल्यूशन को डाइल्यूट करूं, ऑन डाइल्यूशन क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस जो हैं पर मीटर क्यूब बढ़ेंगे कि कम होंगे? हाँ बेटा, कम होंगे, क्योंकि मान लिया हमने पहले लिया कि ये 1 लीटर है और इसको डाइल्यूट कर दिया। 1 लीटर में मान लिया 10 मोल है, 10 मोल 1 लीटर में। अब मैंने क्या किया, इसको मैंने 10 लीटर कर दिया, डाइल्यूट कर दिया, सॉल्वेंट एक्स्ट्रा डाल दिया, सल्यूट नहीं डाला है, सिर्फ सॉल्वेंट डाला है। तो अब वही 10 मोल है इलेक्ट्रोलाइट तो पर 10 लीटर में, तो 1 मोल पर लीटर हो गया ना। तो ऑन डाइल्यूशन क्या होता है कि जो नंबर ऑफ आयंस हैं पर मीटर क्यूब या पर यूनिट वॉल्यूम क्या कर जाते हैं, डिक्रीज। ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज एंड देयरफॉर जो कंडक्टिविटी है डिक्रीजेस। तो कंडक्टिविटी हमेशा डिक्रीज करेगी जैसे जैसे डाइल्यूशन होगा। बट अब बात हो रही है मोलर कनेक्टिविटी की। मोलर कनेक्टिविटी होती है कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की वजह से जो कनेक्टिविटी होगी दैट इज कॉल्ड मोलर कनेक्टिविटी। मतलब मोलर कनेक्टिविटी ऑफ अ सोल्यूशन किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे, दैट इज द कंडक्टेंस किस सोल्यूशन की, जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, जो भी लेंथ है और एरिया है, बट 1 मोल गिवन वॉल्यूम में। अब मैंने बोला कि यहाँ पे डाइल्यूशन, मैंने क्या बोला कि 1 लीटर से मैंने 10 लीटर, 10 मोल थे 1 लीटर में, फिर मैंने 10 मोल कर दिए 10 लीटर में। तो पहले जो था अगर मान लिया 10 की जगह मैं 1 मोल करता हूँ, चलो पहले 1 मोल था 1 लीटर में, अब 1 मोल ही है पर कितने, 10 लीटर में। तो बताओ किसको फ्री ज़्यादा मूवमेंट मिलेगी? 10 लीटर में वाले में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन थोड़े दूर हो जाएंगे, थोड़े क्या 10 गुना दूर हो जाएंगे, तो उनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा, वो ज़्यादा फ्री मूव कर पाएंगे। तो मोलर कंडक्टिविटी जो होती है वो डाइल्यूशन के साथ बढ़ती है, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी को डिफाइन करना हो तो इट इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम। कौन सा वॉल्यूम? कंटेनिंग 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ये वॉल्यूम V कौन सा है? वॉल्यूम कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो डाइल्यूशन से कंडक्टिविटी तो कम होती है, बट वॉल्यूम में इंक्रीज इतना ज़्यादा होता है कि ओवरऑल मोलर कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती है। अब ये इंक्रीज होने का रीज़न क्या है? तो पहला रीज़न तो मैंने आपको बताया कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है इलेक्ट्रोलाइट के, वो पहले अगर इतनी डिस्टेंस पे है बिफोर डाइल्यूशन,
तो आफ्टर डिल्यूशन क्या होता है, उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाती है। तो यहां पे अट्रैक्शन उनके बीच में ज्यादा होगा, यहां पे अट्रैक्शन कम होगा, मतलब फ्री मूवमेंट बढ़ जाएगी। एक पॉइंट, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात हो रही है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आयंस तो पहले से बने होते हैं सारे, तो आयंस के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी। अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस करूं तो उसमें क्या होता है कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है, आपको पता है क्या होता है, Ka/C। तो अगर डाइल्यूशन करेंगे तो अल्फा विल इंक्रीज। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये फॉर्मूला है, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ बोलते हैं इसको, अल्फा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ Ka/C। Ka क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, और C क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एसिड, और अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कैसे आता है ये, जैसे मान लिया एसिटिक एसिड है, इसको वाटर में डाल दिया, क्या बन जाएगा, एसीटेट आयन और H3O प्लस आयन के इक्विलिब्रियम में होगा ये। अगर इसकी मैं कॉन्सेंट्रेशन C लूँ और इसकी 0 और मैं बोलूँ कि अल्फ़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, क्या है, अल्फ़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसका मतलब क्या होता है कि एक मोल में से अल्फ़ा डिसोसिएट होते हैं, तो इसका मतलब C में से कितने डिसोसिएट होंगे, C अल्फ़ा। तो ये भी C अल्फ़ा बनेगा, ये भी C अल्फ़ा बनेगा। तो Ka दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, that is equal to concentration of acetate ion, concentration of hydronium ion upon concentration of acetic acid, that is C alpha into C alpha upon C minus C alpha। तो C स्क्वेयर अल्फा स्क्वेयर डिवाइडेड बाई C कॉमन ले लो, 1 माइनस अल्फा, ये C से एक C कैंसल, ये हो जाएगा C अल्फा स्क्वेयर ओवर 1 माइनस अल्फा। तो ये आता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। अब इसमें से अगर मैं फॉर वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, अगर इलेक्ट्रोलाइट बहुत ही वीक हो तो अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो इसका मतलब 1 माइनस अल्फा इज वेरी क्लोज टू 1, और इस तरह से Ka आता है C अल्फा स्क्वेयर, और अल्फा स्क्वेयर क्या हो जाएगा, Ka ओवर C, और अल्फा इज स्क्वेयर रूट ऑफ Ka अपॉन C। यहाँ से और चीज़ें भी आती हैं बड़ी। C अल्फा क्या है, H3O प्लस की कॉन्सेंट्रेशन देख लो, H3O प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है C अल्फा, तो यहाँ से pH क्या हो जाएगा, यू नो माइनस लॉग ऑफ H3O प्लस आयन, तो माइनस लॉग ऑफ C अल्फा। ऐसे भी आगे बढ़ सकते हैं हम, pH भी निकाल सकते हैं, और इसको बोलते हैं ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ये जो पूरा लिखा ना मैंने, ये जो एक्सप्रेशन आई, दिस इज ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, और इस किसके लिए होता है ये, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ इज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ओनली, इट इज नॉट फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो मोलर कनेक्टिविटी जो है, यू नो कनेक्टिविटी डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि C मोल पर लीटर हैं, तो हमें तो 1 मोल पर लीटर की निकालनी है ना कनेक्टिविटी, तो पर मोल के लिए हमने C से डिवाइड कर दिया, और C जो है उसमें कौन सी कॉन्सेंट्रेशन है, ये V क्या था, वॉल्यूम कंटेनिंग 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, तो C क्या हो जाएगा, 1/V, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो C इक्वल टू 1/V, तो इसलिए जो मोलर कनेक्टिविटी होती है दैट इज kappa इंटू V। ये आया आपके पास रिलेशन, और इसके बेस पे मैंने आपको बता दिया। इसीलिए जब धीरे धीरे
जो है डाइल्यूशन बढ़ता है, तो डाइल्यूशन बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, मोलर कनेक्टिविटी बढ़ती जाती है। और एक टाइम आता है जब मोलर कनेक्टिविटी जो है दैट इज़ मैक्सिमम, और उसको हम बोलते हैं लैम्डा एम इन्फिनिटी या लैम्डा एम नॉट, दैट इज़ लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी। और इस पॉइंट पे क्या होता है कि जो अट्रैक्शन है बिटवीन द कैटायन एंड एनायन, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में अट्रैक्शन क्या होता है, निल, नेग्लिजिबल। और जो अल्फा होता है दैट इज मैक्सिमम। इसके ऊपर अल्फा 1, अल्फा की वैल्यू 1 मैक्सिमम वैल्यू, और जो अट्रैक्शन है किसमें, बिटवीन आयन्स, कैटायन एंड एनायन, दैट इज नेग्लिजिबल। वो क्या होता है, नेग्लिजिबल। ओके, अब ये दो रिलेशन आपको याद रखने हैं। अगर S मीटर स्क्वायर है तो होगा, इसको मैं अलग से लिख देता हूं, इससे फाइंड आउट करके दिखाता हूं आपको। मैंने लिखा मोलर कनेक्टिविटी इक्वल टू कंडक्टिविटी ओवर कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो, अगर कंडक्टिविटी है S पर मीटर और कॉन्सेंट्रेशन है मोल पर मीटर क्यूब, देख लो एक बार ढंग से, S इज पर मीटर, कापा इज S पर मीटर और कॉन्सेंट्रेशन मोल पर मीटर क्यूब। तो बताओ कि मोलर कनेक्टिविटी के यूनिट क्या हो जाएंगे। बेटा S मीटर स्क्वायर हो जाएगा, एस मीटर स्क्वायर हो जाएगा बेटा, क्योंकि S तो ऐसे रहा, ये m-1 था और यहाँ से जो ऊपर गया तो m-3 क्या हो जाएगा, m की पावर 3, तो m रेज़ टू पावर -1 + 3 मतलब m की पावर 2 नहीं हो जाएगा। ओके, तो ये यूनिट आते हैं। तो अब एक्चुअल में जो कॉन्सेंट्रेशन हमें दी जाती है नॉर्मली, वो किस यूनिट में होती है, मोल पर लीटर। जनरली जो कॉन्सेंट्रेशन होती है दैट इज मोल पर लीटर। अब हमें तो मीटर क्यूब था हमारे पास, यहाँ आया मोल पर लीटर, जो मोलैरिटी बोलते हैं जिसको। व्हाट इज मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये लीटर को तो कैंसिल करना पड़ेगा। अब 1 मीटर क्यूब और 1 लीटर क्यूब, 1 लीटर और मीटर क्यूब में क्या रिलेशन होता है वो हम लिखते हैं। अब आपको अगर याद हो तो 1 लीटर जो होता है, हाँ 1 लीटर जो है दैट इज 1 डेसीमीटर क्यूब। अब 1 डेसीमीटर क्यूब मतलब डेसीमीटर मतलब 10⁻⁻1 मीटर, तो ये हो गया 10⁻⁻³ मीटर क्यूब। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मीटर क्यूब जो है दैट इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर, 1000 लीटर होता है वो। तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 1000 लीटर पर मीटर क्यूब। तो देखो लीटर पर लीटर कैंसल और पर मीटर क्यूब ही रह गया। तो इसलिए याद रखना कि जब भी आपको मोलर कनेक्टिविटी दियो हो S मीटर स्क्वायर पर मोल में, तो आपको कंडक्टिविटी चाहिए S पर मीटर में। अगर आपको मोलैरिटी दी है मोल पर लीटर में, तो आप 1000 से डिवाइड करोगे। और क्यों करते हैं वो मैंने आपको दिखा दिया कि पर लीटर से लीटर कैंसल और ये वही रहा, मोल पर मीटर क्यूब ही रहा। दूसरा रिलेशन, अगर मोलर कनेक्टिविटी कापा अपॉन C, और अब अगर मेरे पास जो कनेक्टिविटी है दैट इज़ इन S पर सेंटीमीटर,
और जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज इन मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। तो बताओ क्या यूनिट होगी? एस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब अगेन सेम यूनिट में कन्वर्ट करो कि कॉन्सेंट्रेशन तो हमें दी होती है मोलैरिटी में, मतलब मोल पर लीटर। अब हमें पर सेंटीमीटर क्यूब चाहिए, तो आपको पता है कि 1 लीटर जो है दैट इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1000 ml होता है ना, तो इसलिए इसको करेंगे 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर। तो पर लीटर से पर लीटर कैंसिल, सेंटीमीटर क्यूब नीचे आएगा तो पर सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो याद रखना कि अगर एस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में मोलर कनेक्टिविटी है तो कनेक्टिविटी होनी चाहिए एस पर सेंटीमीटर, मोलैरिटी वही मोल पर लीटर, और इनटू होगा 1000। तो इनटू 1000 होगा, अदरवाइज इट इज डिवाइडेड बाय 1000 अगर एस मीटर स्क्वायर पर मोल है। तो इस तरह से वी हैव दीज टू रिलेशंस। सेंटीमीटर स्क्वायर होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर स्क्वायर होगा तो 1000 से डिवाइड करेंगे। रेस्ट इज सेम, के अपॉन एम। कप्पा मतलब कनेक्टिविटी ओवर मोलैरिटी। कनेक्टिविटी ओवर मोलैरिटी, पहले कनेक्टिविटी इन एस पर मीटर, दूसरा इन एस पर सेंटीमीटर, मोलैरिटी यूनिट सेम, बट एस मीटर स्क्वायर पर मोल होगा तो 1000 से डिवाइड करना है, एस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। अब एक क्वेश्चन है देखो कि आयन दैट हैज हाईएस्ट मोलर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। तो अभी मैंने बात करी थी आपके कि अगर साइज बड़ा होगा, जितना बड़ा साइज होगा इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मूव और उसकी कनेक्टिविटी होगी कम। तो हमें क्या देखना है? सबसे छोटा आयन। तो बताओ कौन सा सबसे छोटा है? H+। तो याद रखना कि कैटायन में H+ की मोलर कनेक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है और एनायन में OH नेगेटिव की कनेक्टिविटी सबसे ज़्यादा लेते हैं हम। ये दो याद रखना। और H+ तो वैसे ही क्लियर है कि H+ की कनेक्टिविटी सबसे ज़्यादा ही होगी क्योंकि सबसे छोटा आयन यही है। नाउ मैंने इफेक्ट आपको बता ही दिए कनेक्टिविटी और मोलर कनेक्टिविटी के, कि दोनों कनेक्टिविटी और मोलर कनेक्टिविटी हाँ जी। ऐसा है? सबको प्रॉब्लम हो रही है? नहीं सर, क्लियर ही आ रहा है सर, मेरे में भी कट होके आ रहा है। तो क्या कर सकते हैं? मैंने तो बच्चे इसलिए माइक ही लगाया हुआ सीधा, मतलब नेट के इशू हो सकता है और तो कोई हो नहीं सकता। सर हमें तो क्लियर है। अच्छा, कुछ लोगों को क्लियर आ रहा है, इसका मतलब बेटा आपकी तरफ से होगा, शायद आपके नेट में प्रॉब्लम होगी, हैं? एक बार चेक करो। ओके, एनी हाउ आगे बढ़ते हैं। तो बोथ कनेक्टिविटी एंड मोलर कनेक्टिविटी चेंज विद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब कॉन्सेंट्रेशन से अभी मैंने बताया था आपको कि जो कनेक्टिविटी है हमेशा ही डिक्रीज करेगी कॉन्सेंट्रेशन के साथ, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे स्ट्रांग हो। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ आयन्स जो हैं पर यूनिट वॉल्यूम जो करंट कैरी कर रहे हैं सोल्यूशन में वो डिक्रीज करते हैं ऑन डाइल्यूशन, इसलिए कनेक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेज। याद रखना, कनेक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन, ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन और डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन। बट मोलर कनेक्टिविटी जो है दैट इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन और इंक्रीज इन डाइल्यूशन, क्योंकि जो टोटल वॉल्यूम है सोल्यूशन का जो कंटेनिंग 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट दैट इज इंक्रीजिंग, और कनेक्टिविटी में डिक्रीज कम होता है और
मोलर कनेक्ट जो वॉल्यूम में इंक्रीज ज़्यादा होता है, इसलिए ओवरऑल जो है वो वैल्यू मोलर कनेक्टिविटी की वो बढ़ती है। लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी, तो मैं बोल रहा हूँ कि जैसे जैसे डिल्यूशन करते जाएंगे मोलर कनेक्टिविटी बढ़ती जाएगी, और एक टाइम आएगा जब मोलर कनेक्टिविटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। मोलर कनेक्टिविटी हो जाएगी मैक्सिमम, और उसको बोलेंगे मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, और क्या बोल सकते हैं, लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी। मतलब लिमिट आ गई। लिमिट कब आएगी, जब दोनों आयन के बीच में, कैटायन और एनायन के बीच में अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, मिनिमल, नेग्लिजिबल, और जो अल्फा है वो हो जाएगा मैक्सिमम। तो अगर ये दोनों चीज़ें अप्रोच कर गई तो उसके बाद डिल्यूशन से मोलर कनेक्टिविटी में कोई इंक्रीज नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं हम मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। तो ये कब होगा, जब कॉन्सेंट्रेशन जो इलेक्ट्रोलाइट की दैट इज अप्रोचिंग ज़ीरो, और उसको डिनोट करते हैं लैम्डा एम नॉट से। और ये मोलर कनेक्टिविटी और किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोलाइट की स्ट्रेंथ पे, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा ना तो सिर्फ जो डिफरेंस आएगा वो कहाँ आएगा, उसका अल्फ़ा तो पहले ही मैक्सिमम होगा, अल्फ़ा पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सिर्फ डिफरेंस कहाँ आएगा, अट्रैक्शन बिटवीन द कैटायन एंड एनायन। तो अगर हम मोलर कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए डिफाइन करें, तो पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, डिवाई-हेक्कल-ऑन-सदर इक्वेशन बोलते हैं इसको। इसमें लैम्डा एम सी मोलर कनेक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन सी इज इक्वल टू मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन माइनस ए अंडर रूट सी। तो अगर मैं लैम्डा एम और अंडर रूट सी में प्लॉट करूं ग्राफ, बोलो कैसा ग्राफ आएगा, हाँ स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, लीनियर आएगा, क्योंकि लैम्डा एम सी की पावर भी 1 है, अंडर रूट सी की पावर भी 1 है। बार बार देखो सेम टाइप के ग्राफ आ रहे हैं, और स्लोप क्या है इसका, नेगेटिव, इसलिए ये ऐसा ग्राफ आएगा, और जिसका इंटरसेप्ट होगा लैम्डा एम नॉट और स्लोप होगा माइनस ए। हाँ, और ये जो ए होता है ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे। एक जैसे इलेक्ट्रोलाइट हो तो उनका ए वैल्यू सेम होता है एट अ गिवन टेम्परेचर। ओके, तो ये ग्राफ आ गया। यहाँ जहाँ भी एक्स्ट्रापोलेट करके ये आता है इसको बोलते हैं लैम्डा एम नॉट, और ये स्लोप आ गया माइनस ए। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर प्लॉट करो ग्राफ लैम्डा एम वर्सेस अंडर रूट सी तो कैसा ग्राफ होगा, तो दैट इज स्ट्रेट लाइन ग्राफ। और ये डिवाई-हेक्कल-ऑन-सदर इक्वेशन याद होनी चाहिए आपको, और इट इज एप्लीकेबल टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ओनली। ये भी याद रखना कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ही है ये, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, इंटरसेप्ट लैम्डा एम नॉट है, स्लोप माइनस ए है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये इंक्रीज कर रहा है स्लोली विद डिल्यूशन। और देखो इसको इधर से पढ़ना है कि जैसे जैसे डिल्यूट कर रहे हैं वैसे वैसे वैल्यू बढ़ती जा रही है स्ट्रेट लाइन में। और ए की वैल्यू जो है फॉर अ गिवन सॉल्वेंट और टेम्परेचर डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइट के टाइप पे, मतलब यूनिवैलेंट है, यूनिबाइवैलेंट है कि बाइवैलेंट है। यूनिवैलेंट मतलब दोनों पे 1 पॉजिटिव चार्ज, Na प्लस Cl नेगेटिव, K प्लस Cl नेगेटिव, ये क्या हुए यूनिवैलेंट। यूनिवैलेंट वैलेंसी मतलब एक एक है। यूनिबाइवैलेंट या बाई यूनिवैलेंट, जैसे कैल्शियम क्लोराइड लिखा मैंने या कॉपर नाइट्रेट लिखा, या मैं K2SO4 लिखूं, तो ये कैसे हैं, ये क्या है बाई
तो कैल्शियम 2+ है, Cl-1 है, तो ये क्या हुआ, बाई यूनिवैलेंट, यूनी बाईवैलेंट, या मैं कैल्शियम सल्फेट लिखता हूँ, तो कैल्शियम भी 2+, सल्फेट भी 2+, 2 नेगेटिव, तो ये क्या होगा, बाईवैलेंट। तो ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ द पर्टिकुलर टाइप हैव सेम वैल्यू ऑफ ए। ओके, यस, तो क्वेश्चन है सितंबर 2013 में आया हुआ जीसेट में, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस, बताओ, एज किसके साथ, डेल्यूशन डिक्रीज करने से होगा या टेम्परेचर या कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे डिक्रीज होगी मतलब डेल्यूशन इंक्रीज होगी, वैसे वैसे मोलर कनेक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि अभी पढ़ा हमने कि मोलर कनेक्टिविटी इज कनेक्टिविटी इनटू वॉल्यूम। तो जैसे जैसे डेल्यूट होगा सोल्यूशन, कनेक्टिविटी कम होगी, बट वॉल्यूम कंटेनिंग 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट बढ़ेगा, और इसलिए मोलर कनेक्टिविटी इंक्रीजेज ऑन डेल्यूशन। मतलब डेल्यूशन बढ़ने से या कॉन्सेंट्रेशन कम होने से मोलर कनेक्टिविटी बढ़ेगी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो तो प्लॉट ऑफ मोलर कंडक्टेंस, मतलब लैम्डा एम वर्सेज अंडर सी, अभी पढ़ा हमने कि इट इज़ अ लीनियर ग्राफ, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ओके, ये दो इफ़ेक्ट्स हैं, एक डिवाई फाल्कनहेगन इफेक्ट और दूसरा है वेइन इफेक्ट। दोनों ही एक जैसे ही हैं, कुछ ज़्यादा अलग नहीं है दोनों में। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इसके बैकग्राउंड में ले जाता हूँ कि जैसे मान लिया कोई सल्यूशन है, सल्यूशन में जो भी आयन्स होंगे, पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन, तो पॉजिटिव आयन के अराउंड कौन से आयन होंगे, नेगेटिव, और जो नेगेटिव आयन होगा उसके अराउंड क्या होंगे, पॉजिटिव। तो जैसा मैंने ये बनाया है, तो ये दे आर लुकिंग सिमेट्रिकल, मतलब बराबर डिस्टेंस पे है, पॉजिटिव चार्ज के सराउंडिंग नेगेटिव चार्ज जो हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे लग रहे हैं। थोड़ा आगे पीछे हो गया होगा मेरे से, ड्राइंग अलग, मतलब ड्राइंग में डिफरेंस आ गया होगा, पर हम बोलेंगे नेट फोर्स ऑन द पॉजिटिव चार्ज या इस नेगेटिव चार्ज पे नेट फोर्स क्या होगी, 0। तो इसको हम बोलते हैं कि ये सिमेट्रिकल है। इस वक्त जो ये ग्राफ बना है, इट इज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जो आयंस हैं उनका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है अराउंड द पॉजिटिव या नेगेटिव आयन, और नेट फोर्स जो इसके ऊपर है दैट इज 0। इसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो 0 है, मतलब ये सिमेट्रिक आयनिक एटमॉस्फेयर है, सिमेट्रिक आयनिक एटमॉस्फेयर है। बट होता क्या है कि जब ये आयन मूव करते हैं, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तब की बात है कि जब पूरा सिमेट्रिकल सिस्टम है, पूरा है ना, सिमेट्रिक आयनिक एटमॉस्फेयर है। बट अब क्या हो कि अगर मैं सॉल्यूशन के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, तो क्या होगा, इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ नेगेटिव आयन शुरू हो जाएंगे आना, और नेगेटिव प्लेट की तरफ पॉजिटिव। तो होगा क्या कि मान लिया पहले ये वाला सिमेट्रिक का एटमॉस्फेयर ले लेते हैं, ये एटमॉस्फेयर ले लेते हैं, चलो। तो अब क्या होगा कि नेगेटिव आयन तो पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। अब उसी टाइम में ये जो एटमॉस्फेयर था उसके अराउंड जो सिमेट्रिकल था, अब वो ऐसा हो जाएगा,
जो सिमेट्रिकल था अब कैसा हो जाएगा, एसिमेट्रिक। पहले सिमेट्रिक था, अब एसिमेट्रिक हो जाएगा। तो जब सिमेट्रिक था तो नेट फोर्स उसके ऊपर क्या थी, 0। बट जैसे एसिमेट्रिक आयनिक एटमॉस्फेयर हुआ, जो ये पॉजिटिव आयन है उसके बिहाइंड ज़्यादा हो गए ना, सामने कम है, उसके पीछे इसको ये क्या करेंगे, इसको अपनी तरफ खींचेंगे तो उसको ड्रैगिंग फोर्स मिलेगी। मतलब ड्रैगिंग का मतलब उसको रोकने के लिए हिंडर करेंगे, उसको जाने नहीं देंगे आगे, ठीक है। अब इस वजह से क्या होगा कि उसकी जो मूवमेंट है थोड़ी स्लो हो जाएगी, उसकी मूवमेंट थोड़ी स्लो हो जाएगी, और इसको हम बोलते हैं एसिमेट्री इफेक्ट। ये क्या है, एसिमेट्री इफेक्ट, जिससे जो इलेक्ट्रोलाइट में आयंस की मूवमेंट है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। दूसरा, वैसे ही जो आयन होते हैं उसके अराउंड, जैसे मान लिया वाटर है, वाटर भी तो होगा उसके अराउंड, हाइड्रेशन जिसको बोलते हैं हम, सॉल्वेशन वर्ड आया था ना, आपको पता है कि ऑक्सीजन पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बन जाएंगे। तो इस पॉजिटिव के अराउंड क्या होगा, इस तरह से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो आ जाएंगे। दिस इज द थिंग। तो इस पॉजिटिव के अराउंड ये इसको बोलते हैं हाइड्रेशन, हाइड्रेटेड आयन ऐसा लिखते हैं ना, H+ एक्वस। उसका मतलब ये होता है कि जो कैटायन है या एनायन है, जैसे हम लिख रहे थे ना M2+ एक्वस, इसका मतलब क्या है कि वाटर उसके अराउंड है, या नेगेटिव आयन होगा तो उसके अराउंड क्या होंगे, वाटर इस तरह से अरेंज, पॉजिटिव उसकी तरफ होंगे और नेगेटिव उससे दूर होंगे। तो इसमें भी क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो सॉल्वेंट एक तरफ मूव करना शुरू करेगा और उसके अपोजिट साइड जो है वो चार्ज मूव करना शुरू करेगा। तो उससे भी क्या होगा, सेम जैसे उस एसिमेट्री आयनिक एटमॉस्फेयर में हुआ ना, उसी तरह से काउंटर करंट्स फ्लो करेंगे डाउन द आयंस, है ना। सेम वे में जैसे वो काउंटर करंट्स इसमें थे, कौन से, एसिमेट्री इफेक्ट में, सेम ऐसा इफेक्ट यहाँ भी होगा, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। फिर विस्कोसिटी की बात आती है कि विस्कोसिटी भी क्या करती है, जो आयंस की मोबिलिटी है उसको अफेक्ट करती है, कम करती है। तो ये सारे ऐसे फैक्टर हैं जो कि जो आयंस की मोबिलिटी है उसको डिक्रीज करते हैं, मतलब कंडक्टिविटी जो है सोल्यूशन की उसको कम करते हैं। बट ये बोलता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगाई है उसकी वोल्टेज बहुत हाई कर दें, हम जो हम बोल रहे हैं ये जो हम बात कर रहे हैं ना, वो बात कर रहे हैं कि नॉर्मल तरीके से लगाई हो। अगर बोलता है कि अगर हम हाई कर दें वोल्टेज, या जो फ्रीक्वेंसी है इलेक्ट्रिक करंट फ्रीक्वेंसी, एसी करंट की फ्रीक्वेंसी वो बढ़ा दें, तो ऐसे केस में क्या होता है कि आयंस की मूवमेंट इतनी फास्ट होती है कि ये जो हम सिमेट्री की बात कर रहे हैं ना, वो आयन यहाँ पे जो आयन है वो बोलता है कि इस एटमॉस्फेयर में वो 10 बार आ जाएगा चला जाएगा, इतनी फास्ट मूवमेंट होगी। तो इस जो एटमॉस्फेयर है उसके अराउंड
उसको टाइम ही नहीं मिलेगा कि उसको वापस एडजस्ट करने का, जिसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन पीरियड, कि आयन अगर मूव करेगा आगे तो वो वापस जो है वो इस तरह से मतलब कि अरेंज हो, जो हमने ऐसा बनाया ना ये कि आयन इधर जा रहे हैं, ये इधर जा रहा है, तो उसको उतना टाइम ही नहीं मिलेगा ये सब एडजस्ट करने का, वो इतना फास्ट मूव करेगा। तो जो एटमॉस्फेयर है, आयनिक एटमॉस्फेयर, दैट रिमेन्स सिमेट्रिकल। तो उस तरह से कंडक्टिविटी क्या हो जाती है फिर, इंक्रीज। इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग, कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज, क्योंकि आयन की मूवमेंट भी बढ़ रही है और एटमॉस्फेयर भी चेंज नहीं हो रहा है। तो ये दो इफेक्ट हैं। डिवाई फाल्केन हैगन इफेक्ट क्या बोलता है कि जो कंडक्टेंस बिहेवियर है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का, किससे उसने स्टडी किया, अल्टरनेटिंग करंट लगाए उसने डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के, एसी करंट लगाए। तो उसने ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे हम वोल्टेज वेरी हाई फ्रीक्वेंसी की वोल्टेज अप्लाई करते हैं अगर हम, तो जो कंडक्टिविटी है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की वो इंक्रीज करती है, और इसी को हम बोलते हैं डिवाई फाल्केन हैगन इफेक्ट। तो फिर क्वेश्चन आया क्यों ऐसा, कि एसी फ्रीक्वेंसी जो है, एसी करंट की जो फ्रीक्वेंसी है हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो उससे फ़र्क क्या पड़ेगा। तो उसने बोला कि जब फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाते हैं अल्टरनेटिंग करंट की, तो जो टाइम ऑफ ऑसिलेशन है वो कम हो जाता है देन द रिलैक्सेशन टाइम ऑफ द आयनिक एटमॉस्फेयर। जो आयनिक एटमॉस्फेयर है उसके रिलैक्सेशन टाइम से जो है कम टाइम ऑफ ऑसिलेशन होता है ना। और इसलिए जो एसिमेट्री इफेक्ट है, जो हम बोल रहे थे एसिमेट्री होगी, वो ऑलमोस्ट एब्सेंट हो जाता है। और इस तरह से जो आयनिक एटमॉस्फेयर है अराउंड द सेंटर लाइन वो सिमेट्रिक ही रहेगा, और इस तरह से जो रिटार्डिंग इफेक्ट है, जो हम बोल रहे थे कि एसिमेट्री की वजह से रिटार्डिंग इफेक्ट होगा, दैट इज एंटायरली एब्सेंट। इसलिए कंडक्टेंस में भी हायर, और कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन शुड वेरी विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट यूज्ड। मतलब जितनी हायर फ्रीक्वेंसी होगी उतनी हायर कंडक्टेंस होगी, और इस इफेक्ट को हम बोलते हैं डिस्पर्शन कंडक्टेंस, और ये है एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड, और उसको हम बोलते हैं डिवाई फाल्केन हैगन इफेक्ट। याद रखना कि ये क्या स्टडी करता है, कंडक्टेंस अंडर हाई एसी फ्रीक्वेंसीज, और क्यों ये कंडक्टेंस बढ़ती है ऑन इंक्रीजिंग हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी लगाने से क्या होता है, जो टाइम ऑफ ऑसिलेशन है वो कम हो जाता है, रिलैक्सेशन टाइम ऑफ आयनिक एटमॉस्फेयर से कम होता है, इसलिए एसिमेट्रिक इफेक्ट जो है वो पिक्चर में नहीं आता, वो टोटली एब्सेंट होता है। और इस तरह से जो रिटार्डिंग इफेक्ट है एसिमेट्री की वजह से वो एंटायरली एब्सेंट होता है, इसलिए कंडक्टेंस उसकी ज़्यादा होती है। तो ये मैंने बना के दिखाया भी आपको, ये सिमेट्रिकल है, ये एसिमेट्रिकल है। तो बता कंडक्टेंस जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट के इंडिपेंडेंट होती है, कब तक, 10 साइकिल्स पर सेकंड तक। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कब तक वो इंडिपेंडेंट होती है, ये याद रखना पड़ेगा आपको कि 10 साइकिल्स पर सेकंड तक कंडक्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी करंट। बट अगर फर्दर इंक्रीज करते हैं फ्रीक्वेंसी को तो कंडक्टेंस इंक्रीज करती है टुवर्ड्स अ सर्टन लिमिटिंग वैल्यू। और क्या वो शो करता है एक्चुअल में, कंप्लीट अब्सेंस ऑफ एसिमेट्री इफेक्ट अंडर हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट। ओके, ये हो गया पहला इफेक्ट। दूसरा है वेइन इफेक्ट। वेइन इफेक्ट क्या बोलता है कि अगर हम हाई वोल्टेज लगा दें, देखो वो क्या था, हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ये है हाई वोल्टेज लगा दें, तो आपको होता है हाई वोल्टेज लगाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, E इंटू वी, चार्ज इंटू वोल्टेज, Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो हाई वोल्टेज लगाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होगा,
वही जो मैं बोल रहा हूँ कि फास्ट इतने होंगे कि आयनिक एटमॉस्फेयर को टाइम नहीं मिलेगा एडजस्ट करने का, ठीक है, बिल्ड ही नहीं होगा। और इस तरह से एसिमेट्री इफेक्ट भी, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट भी नेग्लिजिबल होगा और एब्सेंट होगा, और कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज करेगी। देखो वेन मेजर्ड, क्या मेजर किया उसने, कंडक्टेंस यूजिंग हाई वोल्टेजेस। डीवाई फाल्केनहेगन ने क्या किया था, उसने भी कंडक्टेंस मेजर की बट अंडर हाई एसी फ्रीक्वेंसी, और इसने किस ऑर्डर के लिए वोल्टेज 20,000 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो उसने देखा कि इंक्रीज इन मोलर कंडक्टेंस जो है दैट इज ऑब्जर्व्ड। पहले क्या हो रहा था, अगर कम लगाते हैं हम, थोड़ी बहुत वोल्टेज लगाते हैं 10-20, तो वो एसिमेट्री इफेक्ट होगा जो मैंने पहले आपको समझाया, और कंडक्टेंस डिक्रीज करेगी। बोलता है बट वोल्टेज बहुत ही हाई कर दें तो उसके बाद मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। और जब कंडक्टेंस मेजर करते हैं अंडर हाई वोल्टेज ऑफ द ऑर्डर मेंशन्ड अबव 20,000, तो दिस इन्फ्लुएंस ऑफ हाई वोल्टेज ऑन कंडक्टेंस दैट इज कॉल्ड वीन इफेक्ट। और इस इतनी हाई वोल्टेज पे क्या होता है कि जो मूविंग आयन होते हैं विल बी ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड आयनिक एटमॉस्फेयर से बिल्कुल फ्री होता है, क्योंकि आयन विल बी मूविंग सो फास्ट कि देयर विल बी नो टाइम फॉर आयनिक एटमॉस्फेयर टू बिल्ड अप, दोबारा बिल्डअप करने के उसके पास टाइम ही नहीं है। और ऐसी सर्कमस्टेंसेस पे क्या होता है, जो एसिमेट्री इफेक्ट है, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट है, दैट इज नेग्लिजिबल और इवन एब्सेंट। और इस तरह से कंडक्टेंस इसमें भी इंक्रीज करती है और एक सर्टन लिमिटिंग वैल्यू पे अप्रोच करती है। दिस रिजल्ट इज ऑल्सो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड। ओके, तो देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है GSET 2021 में, डीवाई फाल्केनहेगन इफेक्ट क्या कवर करता है। तो ऑब्वियसली अभी बताया मैंने आपको, कंडक्टेंस अंडर हाई एसी फ्रीक्वेंसी, है ना। अब क्वेश्चन इसमें अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है, देखो इसी टॉपिक में से अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि, एक मिनट कहाँ गया, हाँ, तो अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है डीवाई फाल्केनहेगन इफेक्ट से, कि भाई रीज़न क्या है कि अंडर हाई फ्रीक्वेंसी कंडक्टेंस बढ़ती क्यों है। तो वो इससे पूछ सकता है कि भाई एसिमेट्री एब्सेंट होती है, आप ये लिखोगे कि जो आयनिक एटमॉस्फेयर है दैट रिमेन सिमेट्रिकल। क्यों ऐसा, क्योंकि जो टाइम ऑफ ऑसिलेशन है, ये वाला पॉइंट पूछ सकता है वो, कि टाइम ऑफ ऑसिलेशन जो है डीवाई फाल्केनहेगन इफेक्ट में, ये अंडर हाई फ्रीक्वेंसी कंडक्टेंस क्यों बढ़ती है, क्योंकि जो टाइम ऑफ ऑसिलेशन है दैट इज लेस दैन द रिलैक्सेशन टाइम ऑफ द आयनिक एटमॉस्फेयर। ये क्वेश्चन बन सकता है। और दूसरा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि 10 साइकिल्स पर सेकंड तक इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC, और फर्दर इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टेंस इंक्रीजेज टुवर्ड्स अ सर्टन लिमिटिंग वैल्यू। तो ये दो पार्ट पूछ सकता है वो। ओके, और वेन इफेक्ट में कि भाई वोल्टेज कितनी है, कितनी वोल्टेज पे उसने स्टडी किया, तो 20,000 वोल्ट्स पर सेंटीमीटर। और इसमें भी वो पूछ सकता है कि क्या एब्सेंट रहता है, तो एसिमेट्री और इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट जो है इट इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इवन एब्सेंट। देखो 2022 में ये क्वेश्चन पूछ लिया उसने कि वेन इफेक्ट कवर्स, तो ऑब्वियसली अभी पढ़ा हमने कि कंडक्टेंस अंडर हाई पोटेंशियल ग्रेडियंट, कंडक्टेंस अंडर हाई AC फ्रीक्वेंसी वो डीवाई फाल्केनहेगन इफेक्ट, और कंडक्टेंस अंडर हाई पोटेंशियल ग्रेडियंट दैट इज वेन इफेक्ट। ओके, अब आते हैं आयनिक स्ट्रेंथ पे। तो आयनिक स्ट्रेंथ इज एक्चुअली इट इज द मेजर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयंस इन द सोल्यूशन। तो ये एक्चुअल में इट इज आई भी डिनोट करते हैं, म्यू से भी डिनोट करते हैं। इट इज हाफ ऑफ, देखो सुमेशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस इनटू ये क्या है ZI चार्ज
उस आयन पे क्या चार्ज है, जितने भी आयन हैं 1 से लेके n तक, उसके को बोलते हैं हम आयनिक स्ट्रेंथ। तो जैसे मुझे, चलो पहले एक आयनिक स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन कर लिया जाए। डू यू हैव एन आइडिया ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ? किया है क्वेश्चन? आयनिक स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन किया है आपने? यस बेटा। चलो जैसे मान लिया मेरे पास है सोडियम सल्फेट, कितने भी मोलर ले लो, चलो लेट अस से 0.01 मोलर मेरे पास है सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट जो है, कौन कौन से आयन है इसमें? सोडियम आयन एंड सल्फेट आयन, 2 सोडियम आयन और 1 सल्फेट आयन। तो 0.01 अगर सोडियम सल्फेट है तो इस तरह से आपके पास सोडियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी? 0.02। सोडियम सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन है नहीं ये 0.01, तो सोडियम तो डबल है इसमें, और ये 0.01 ही रहेगा। तो आयनिक स्ट्रेंथ जो है दैट इज इक्वल टू हाफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na प्लस, चलो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M प्लस इंटू Z प्लस स्क्वेयर प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M माइनस Z माइनस स्क्वेयर। तो हाफ Na प्लस का कितना हो जाएगा? 0.02 इंटू 1 स्क्वेयर, और दूसरा 0.01 इंटू -2 स्क्वेयर। इसमें माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैग्नीट्यूड ही रहेगा, स्क्वेयर है तो, पर एनी हाउ मैंने जस्ट टू डिफ्रेंशिएट लिख दिया। तो इट इज़ 0.02 प्लस 0.01 इंटू 4, इसका मतलब 0.02 प्लस 0.04 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 0.06/2, तो 0.03 जो है दैट विल बी द आयनिक स्ट्रेंथ। तो ये आपके पास आ जाएगी आयनिक स्ट्रेंथ। दिस इज द वे टू कैलकुलेट। ओके, अब ये डिवाई हक्कल लिमिटिंग लॉ दैट यू हैव टू रिमेंबर, ये भी याद रखना अच्छे से कि अगर आपको कोई सॉल्ट दिया है, ये है मीन आयनिक कनेक्टिविटी, ये इसको बोलते हैं मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट। ये क्या है? मीन आयनिक एक्टिविटी कोएफिशिएंट। इट इज मीन आयनिक एक्टिविटी कोएफिशिएंट, और ए जो है दैट इज अ कांस्टेंट जो उसमें भी था, और z प्लस z माइनस दे आर द चार्जेस। ये इसका मतलब है मैग्नीट्यूड है ना, उन दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट जो उसके ऊपर चार्ज है, और ये अंडर रूट म्यू, तो अंडर रूट आई एक्चुअल में, ये म्यू क्या है? दैट इज आई, मीन्स आयनिक स्ट्रेंथ का स्क्वायर रूट, आयनिक स्ट्रेंथ उसका स्क्वायर रूट। ए की वैल्यू फिक्स है दैट इज 0.509 फॉर एक्वा सोल्यूशन एट 298 केल्विन। तो ये वाला रिलेशन जो है दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी पे नेट में भी क्वेश्चन आए हैं, और इसी पे आपको जी सेट में भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो अब अगर ए मीन आयनिक एक्टिविटी पे, चलो ये क्वेश्चन पहले कर लेते हैं हम। आयनिक स्ट्रेंथ दी हुई है किसके? 0.002 मोलर कॉपर नाइट्रेट की। ये आप फाइंड आउट भी कर सकते थे, देख लो कैसे। कॉपर सल्फेट क्या बनाएगा? कॉपर 2 प्लस 2 नाइट्रेट
ठीक है। तो यहाँ पे अगर मुझे 0.002 मोलर गया कॉपर 2 प्लस, और नाइट्रेट कितना हो जाएगा 0.004 मोलर। तो आयनिक स्ट्रेंथ जो है, यहाँ भी म्यू लिखा है तो म्यू लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू हाफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस इंटू 2 स्क्वेयर इसका चार्ज प्लस 0.004 इंटू, बोलो क्या हो जाएगा 1 स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा हाफ 0.008 प्लस 0.004, दैट इज 0.012 अपॉन 2, 0.006 means it is 6.0 into 10 raised to power minus 3. 6.0 into 10 raised to power minus 3. That is the ionic strength. This is the ionic strength. ठीक है। तो log of gamma I would be, ये फाइंड आउट करना है। अब log of gamma I that is equal to, given a minus 509 into zi square into under root mu। बट यहाँ पे log जो है I दिया है इसने और ये आंसर दिया है, तो ऑब्वियसली देखो नेगेटिव वैल्यू तो, ये प्लस वैल्यू तो हो नहीं सकती, तो ये 2 तो पहले कैंसिल हो गए, अब बचे ये 2। अब जो अपने पास अगर सॉल्ट है तो रिलेशन क्या होता है, लॉग मीन आयनिक एक्टिविटी इक्वल टू -509 z प्लस z माइनस अंडर रूट म्यू, ये रिलेशन होता है। बट उसने क्या लिखा है, लॉग गामा आई, है ना, सॉरी -509 और z प्लस z माइनस की जगह ZI स्क्वायर लिखा है सीधा, मतलब एक आयन की बात करी है उसने। तब एक आयन तो 2, यहाँ पे 2 आयन है, या तो कॉपर 2 प्लस की बात करेगा या NO3 नेगेटिव की बात करेगा। तो लेट अस, क्योंकि आयनिक स्ट्रेंथ तो कंप्लीट है ना ये कॉपर नाइट्रेट की, तो अगर मैं ये मान के चलता कि ये मीन आयनिक एक्टिविटी की बात कर रहा है वो, तो होगा -0.509 इंटू जेड प्लस क्या हो जाएगा 2 और z माइनस 1, और ये 6.0 इंटू 10 रेज टू पावर -3 रेज टू पावर 1/2, तो कितना वैल्यू आएगा -0.509 इंटू 2 इंटू इसका 60 इंटू 10 रेज पर -4 कर देता हूँ मैं, तो -0.509 इंटू 2 60, अब होता है 7 7 जा तो 49 और 8 8 जा 64, अब ये है 60, दैट मीन्स इट इज़ वेरी क्लोज टू 8, है ना, तो राउंड अबाउट इट 7.75 आता है इंटू 10 रेज पर -2, तो इसको मल्टीप्लाई करो कितना आता है, बोलो बेटा कितना आया,
A into 10 raised to power minus 2, right? तो 7.8895 into 10 raised per minus 2, right? Means it is minus 0.078895. तो ये आंसर आना चाहिए एक्चुअल में, लॉग गामा आई, गामा प्लस माइनस, बट उसने आंसर दिया है माइनस, इसका डबल मतलब माइनस 0.1577। तो मुझे लग रहा है कि जेड आई को उसने क्या कर दिया है कि कॉपर के लिए ले लिया है, बट ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जब सॉल्ट दिया है, आयनिक स्ट्रेंथ सॉल्ट की है, तो क्वेश्चन तो इस तरह से ही होना चाहिए, है ना। बट एनी हाउ, अब जी सेट का क्वेश्चन है, इसने दे दिया ऐसे, बट एक्चुअल में आंसर ये आना चाहिए माइनस 0.078895। ये आंसर होना चाहिए इसका आंसर, जो इसने ये दिया ना। बट एनी हाउ आप ऐसा कर सकते थे कि अगर इसको डबल कर दिया जाए तो इसका वैल्यू -0.1577 ले सकते हो, उस तरह से कर सकते हैं। बाकी तो कोई था नहीं इसका लेना देना उस चीज़ से, कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर वैसे होना चाहिए -0.078895, अगर मीन आयनिक एक्टिविटी की बात कर रहा है वो, तो है ना। अगर कॉपर 2+ की बात कर रहा है तो ऐसा हो सकता है कि इसका 2 का 2 इंटू 2 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये वैल्यू डबल करोगे तो वो ही आएगी। पर उसने कहीं ये मेंशन नहीं किया है कि किसकी वैल्यू निकालनी है ना। चलो, तो एनी हाउ अगर क्वेश्चन आएगा तो लॉग गामा प्लस माइनस होगा, मीन आयनिक एक्टिविटी की बात करेगा वो। ओके, अब ये मीन आयनिक एक्टिविटी की बात थोड़े आगे बढ़ के कर लेते हैं हम। जैसे मान, हाँ जी, इंटू 2 करें ना तो 0.015 आ जाता है। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ रहा है, इसका मतलब कि वो बात कर रहा है कॉपर 2+ आयन की, है ना। ऐसा करके मान सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, जो उसने दिया है ठीक है। अब अगर मुझे मीन आयनिक एक्टिविटी निकालनी हो ना, मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट, वो था मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट ना। ये अगर मुझे मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू देखनी हो अलग अलग सॉल्ट्स में, तो जैसे पहला मैं सॉल्ट लेता हूँ, सिंपल सा सॉल्ट ले लेता हूँ जिसमें एक चार्ज है, M+A-। तो यहाँ पे अगर कैटायन की एक्टिविटी को मैं A+ से डिनोट करूँ और एनायन की एक्टिविटी को मैं A- से डिनोट करूँ, दोनों क्वांटिटीज़ जो हैं एक्सक्लूसिवली जो है हम ऐसे तो फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो अगर मुझे एक्टिविटी निकालनी है ना, इस इलेक्ट्रोलाइट की, तो क्या हो जाएगा A+ इंटू A-, और इस तरह से इसको लिखते हैं A+ स्क्वायर, A+- तो एक्टिविटी और जो मीन आयनिक एक्टिविटी है इलेक्ट्रोलाइट की, उसको डिनोट करते हैं A और A+- रिस्पेक्टिवली। मतलब ये A क्या है, एक्टिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट की एक्टिविटी जो है वो A है, और जो A+- है दैट इज कॉल्ड मीन आयनिक एक्टिविटी।
किसके? ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो ये तो कुछ था ही नहीं, सिंपल सा फंडा था। बट अगर कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट हो हमारे पास जिसमें अलग अलग हो MxAy, तो X M प्लस वाई ए नेगेटिव, ठीक है। X हो गए M प्लस आयन और Y हो गए ए नेगेटिव आयंस। ऐसे भी लिख सकते हैं कि M पे Y नेगेटिव और A पे Y पे M पे Y पॉजिटिव और Y A पे X नेगेटिव। तो अगर मैं इसकी एक्टिविटी निकालूं अब MxAy की एक्टिविटी, तो दैट इज इक्वल टू, इस मान लिया M प्लस की एक्टिविटी है A प्लस, तो A प्लस की पावर क्या होगी? X। और अगर एनायन की एक्टिविटी A माइनस है तो इंटू A माइनस रेज टू पावर Y। तो ये क्या हो गया? A प्लस माइनस की पावर X प्लस Y, ठीक है। तो चार्ज जो है हम ये सिंप्लिसिटी के लिए 1 प्लस 1 नेगेटिव भी ले सकते थे, अदरवाइज हमने कंप्लीट लिखा कि इस तरह से होना चाहिए। तो हमें इनसे मतलब था कि X कैटायन और Y एनायन। अब इसको एक्टिविटी कोफिशिएंट से मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था पिछली बार भी आपको कि अगर एक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन में क्या रिलेशन होता है, याद है? एक्टिविटी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन इनटू एक्टिविटी कोफिशिएंट करवाया था ऐसा, याद है ये? हाँ सर। ठीक है। तो बस उसके बेस पे अगर हम बात करें, अगर मान लिया सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन जो है ना इसकी वो स्मॉल m है, अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन स्मॉल m है तो कैटायन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी? xm, और एनायन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी? ym। तो जो एक्टिविटी है दैट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन, एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ कैटायन। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन कितनी है? x इंटू एम और ये गामा प्लस। और एनायन की एक्टिविटी की बात करूं तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनायन गामा माइनस, दैट इज y m गामा नेगेटिव। तो यहाँ पे आपने रख दिया x m गामा प्लस की पावर x इंटू y m गामा नेगेटिव की पावर y। तो यहाँ से x की पावर x और y की पावर क्या हो जाएगी? y, और गामा प्लस की पावर x गामा माइनस की पावर y इंटू एम की पावर x प्लस वाई। तो ये यहाँ से x की पावर x तो ऐसे रहने दो, y की पावर y भी ऐसे रहने दो, गामा प्लस माइनस कर दूं अगर मैं तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस वाई। अभी लिखवाया था ना जैसे a प्लस और a माइनस, तो a प्लस माइनस क्या लिखवाया था मैंने? स्क्वायर 1 प्लस 1। वैसे यहाँ क्या हो जाएगा? गामा प्लस माइनस x प्लस वाई और m भी x प्लस वाई। इसका मतलब ये एक्टिविटी इसकी हो गई x की पावर x y की पावर y इंटू m इंटू गामा प्लस माइनस की पावर x प्लस वाई। तो दैट इज एक्टिविटी। ये होगी x की पावर x y की पावर y m गामा प्लस माइनस की पावर x प्लस वाई। और गामा प्लस माइनस क्या है?
अब गामा प्लस माइनस यहाँ पे आया, मीन स्मॉल एम अगर मोलैलिटी है तो ये क्या होगी, मीन मोलल आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट। तो अब मुझे बताओ, अगर मेरे पास आयन है K2SO4, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप इसकी मीन आयनिक एक्टिविटी? मीन आयनिक एक्टिविटी कैसे लिखोगे इसकी, बोलो। इसकी मोलैलिटी वही ले लेते हैं, स्मॉल एम ई। अगर इसकी मोलैलिटी स्मॉल एम है तो ये कितना हो जाएगा, 2m, और ये तो m ही रहेगा। तो एक्टिविटी इक्वल टू, बोलो, A प्लस की पावर क्या हो जाएगी, बोलो, A प्लस की पावर 2 और A माइनस की पावर 1। या तो जो फॉर्मूला लिखा आपने वो अप्लाई कर दो सीधा, अगर आपको फॉर्मूला अप्लाई करने नहीं आ रहा है तो आप ऐसे जाओगे। और यहाँ A प्लस जो है दैट इज़ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लस गामा प्लस, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लस है 2m गामा प्लस, और A नेगेटिव, C नेगेटिव, गामा नेगेटिव, C नेगेटिव क्या है, M गामा नेगेटिव। एक्टिविटी जो है 2m गामा प्लस की पावर 2 और m गामा नेगेटिव की पावर 1। तो इस तरह से 2 की पावर 2 बाहर आ गया, m की पावर 2 प्लस 1, यहाँ m की पावर 2, यहाँ m की पावर 1, और इनटू गामा प्लस की पावर 2, गामा माइनस की पावर 1। तो अगर मुझे लिखना है तो ये हो गया 4m क्यूब गामा प्लस माइनस की पावर क्या हो जाएगी, 2 प्लस 1, ये याद रखना। तो इस तरह से ये आ गया 4m क्यूब गामा प्लस माइनस क्यूब, मतलब एक्टिविटी जो होगी दैट कम्स आउट टू बी 4 गामा प्लस माइनस क्यूब m क्यूब। ये आएगी एक्टिविटी ऑफ पोटेशियम सल्फेट। उस फॉर्मूले के हिसाब से देखते ये वाला फॉर्मूला, तो यहाँ x की जगह क्या आता है, 2 की पावर 2, 1 की पावर 1, और यहाँ पे m इंटू गामा प्लस माइनस 1, 2 प्लस 1 आ गया ना वही, 4 गामा प्लस माइनस 3 m3। अंडरस्टूड? ओके, तो आई थिंक कि अब विराम दे दूं मैं कि कुलरॉश लॉ करवा देता हूँ। चलो ख़त्म करते हैं इसको, थोड़ा सा छोटा ही है। कुलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। तो कुलरॉश लॉ कब यूज़ होता है एक्चुअल में, जब हम ये ग्राफ बनाते थे ना डिवाई हक्कल-ऑनसाजर इक्वेशन में, तो ये ग्राफ ऐसे आ रहा था, कि यहाँ पे आपने इसको एक्सट्रापोलेट किया, आपके पास डेल्टा लैम्डा में नॉट आ गया। बट यही जब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए प्लॉट करते थे ग्राफ हम, तो ये ग्राफ ऐसा आता है, बिल्कुल ऐसे चला जाता है स्ट्रेट लाइन, मतलब कि इट नेवर टचेज दिस एक्सिस। मतलब वी कैनॉट कैलकुलेट लैम्डा एम नॉट। लैम्डा एम नॉट वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए वी कैनॉट कैलकुलेट। तो अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लैम्डा एम नॉट नहीं निकाल सकते बाय यूजिंग डिवाई हक्कल-ऑनसाजर इक्वेशन दैट इज एप्लीकेबल फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ओनली, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या किया जाए? तो उसके लिए कुलरॉश जो था उसने बोला कि वी कैन कैलकुलेट
फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स लैम्डा एम नॉट वी कैन कैलकुलेट। तो उसके लिए उसने बोला कि अगर उसका निकालना है आपको तो आप क्या करो कि अलग अलग आयन्स जो हैं उनका कंट्रीब्यूशन लो और ऐड कर दो। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए या किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए वी कैन कैलकुलेट कैसे, बाय द सम ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ एनायन एंड कैटायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एट लिमिटिंग मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो लैम्डा एम नॉट ऑफ Na प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ Cl नेगेटिव। वैसे ही अगर आपको निकालना है सोडियम सल्फेट के लिए तो आप क्या करोगे, लैम्डा नॉट ऑफ Na प्लस इंटू 2 प्लस 1 इंटू लैम्डा नॉट ऑफ सल्फेट, दैट्स इट। इस तरह से यू कैन कैलकुलेट। ओके। तो उसने क्या बोला कि अगर कोई भी आयन है, मान लिया सोडियम आयन है, एसीटेट आयन है, H प्लस आयन है, Cl नेगेटिव आयन है, Na प्लस Cl नेगेटिव, ये जो भी आयन जितने भी हैं उनको इनफाइनाइट डिल्यूशन पे उनका जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द आयन्स विद विच इट इज प्रेजेंट। मतलब अगर इनफाइनाइट डिल्यूशन की बात करें तो इनफाइनाइट डिल्यूशन पे हम ये नहीं बोल सकते कि भाई एसिटिक एसिड में जो H प्लस है और HCl में जो H प्लस है उसकी लैम्डा नॉट वैल्यू अलग अलग होगी। लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस इन एसिटिक एसिड इज इक्वल टू लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस इन HCl। लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस इन एसिटिक एसिड इज इक्वल टू लैम्डा नॉट H प्लस इन HCl। मतलब चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, वो किसी के साथ भी एसोसिएट हो, उसका कंट्रीब्यूशन सेम रहेगा। ठीक है, ये है कुलरॉश लॉ। देखो, इफ एन इलेक्ट्रोलाइट ऑन डिसोसिएशन V प्लस आयन देता है कैटायन और V नेगेटिव एनायन, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगी V प्लस लैम्डा नॉट ऑफ कैटायन V माइनस लैम्डा नॉट ऑफ एनायन। तो अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, यू नो, इट हैज़ लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हायर कॉन्सेंट्रेशन पे, तो ऐसे केस को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमें किस किस का कंट्रीब्यूशन चाहिए, बोलो कौन कौन से आयन है इसमें? हाँ, एक एसीटेट आयन है, एक H प्लस आयन है। तो अगर हमारे पास सोडियम एसीटेट है, हमारे पास HCl है और NaCl है, ये सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तो बोलता है इनका यूज़ करके वी कैन कैलकुलेट लैम्डा एम नॉट ऑफ एसिटिक एसिड। कैसे कि लैम्डा एम नॉट ऑफ सोडियम एसीटेट जो है उसमें किसका कंट्रीब्यूशन आ गया, सोडियम का और एसीटेट आयन का, और अगर मैं उसमें ऐड कर दूं HCl तो किसका कंट्रीब्यूशन आ गया, H प्लस का और क्लोराइड का। तो एक्स्ट्रा किसका आ गया, सोडियम आयन का और Cl नेगेटिव आयन का, तो उनको हमने माइनस कर दिया। तो इस तरह से वी कैन कैलकुलेट लैम्डा एम नॉट ऑफ एसिटिक एसिड बाय मेकिंग यूज ऑफ लैम्डा एम नॉट ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले में कंट्रीब्यूशन आ जाएगा एसीटेट आयन का और सोडियम आयन का, दूसरे में कंट्रीब्यूशन किसका आ जाएगा, H प्लस आयन का, Cl नेगेटिव आयन का। फिर कंट्रीब्यूशन आ जाएगा Na प्लस और Cl नेगेटिव।
तो ये Na+ कैंसल, Cl नेगेटिव कैंसल, तो हमारे पास एसीटेट आयन और H+ आयन का कंट्रीब्यूशन बच जाएगा. इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट लैम्डैम नॉट. तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि टच नहीं करता है वो इसको. इस तरह से वी कैन कैलकुलेट लैम्डैम नॉट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बाय यूजिंग कुलरॉश लॉ. तो ये मैंने आपको करवाया अभी. उसके बेस पे ये क्वेश्चन है कि मोलर कंडक्टेंस सोडियम एसीटेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम क्लोराइड इन फाइनाइट डिल्यूशन पे वैल्यू दी हुई है. तो मोलर कंडक्टेंस एसिटिक एसिड की हमें फाइंड आउट करनी है. तो मैंने अभी बताया आपको कि अगर एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है एट एन फाइनाइट डिल्यूशन, तो आपको किसका कंट्रीब्यूशन चाहिए? पहले एसीटेट का. तो वो किससे मिलेगा? सोडियम एसीटेट से. तो सोडियम एसीटेट से उसका कंट्रीब्यूशन आ गया. फिर आपको चाहिए H+ का, तो वो किससे आ गया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से. और एक्स्ट्रा किसका आ गया? सोडियम का और क्लोराइड का. तो सोडियम क्लोराइड का माइनस कर दिया हमने. तो सोडियम एसीटेट का है 91 × 10⁻⁻⁴. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है 426 10⁻⁴, और माइनस कर दिया आपने 126.45 × 10⁻⁻⁴. बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था. GSET सितंबर 2018 में आया हुआ है. तो ये सॉल्व करोगे तो ऑब्वियसली ये आंसर आ जाएगा आपका. कर लोगे? यस सर. गुड. मैंने अभी बताया आपको कि अगर मुझे λmc पता है एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, तो दैट इज ड्यू टू द आयन्स प्रेजेंट इन दैट सोल्यूशन एट दैट टाइम. और लैम्डैम नॉट क्या है? ड्यू टू ऑल द आयन्स. क्योंकि मैंने क्या बताया था कि लैम्डैम नॉट क्या होता है? जब अल्फा 1 हो जाए तो दैट इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. अल्फा इज इक्वल टू लैम्डैम सी डिवाइडेड बाई लैम्डैम नॉट. और उसी से डिसोसिएशन कांस्टेंट आ जाता है, मैंने लिखवाया था C⁴² और 1 - अल्फा. और H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ जाती है कितनी? C⁴, पीछे करवाया था. फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स NaOH, NaCl एंड बेरियम क्लोराइड मोलर आयनिक कंडक्टेंस दी हुई है. तो हमें बेरियम हाइड्रोक्साइड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो बेरियम हाइड्रोक्साइड के लिए लैम्डा नॉट जो है बेरियम 2+ + 2 × लैम्डैम नॉट ऑफ OH नेगेटिव. अब बेरियम के लिए क्या चाहिए? बेरियम क्लोराइड आ जाएगा. हाइड्रोक्साइड के लिए 2 NaOH. तो ये रखने के बाद एक्स्ट्रा क्या आ गया अपने पास? NaCl. कितने? 2. तो माइनस कर देंगे 2 × लैम्डैम नॉट ऑफ NaCl. तो जस्ट पुट द वैल्यूज एंड यू विल गेट द आंसर. आई होप कि सही होगा आंसर. नहीं होगा तो जस्ट चेक. समझ गए? चलो, अगर मान लिया मुझे वाटर का निकालना हो लैम्डैम नॉट, तो मुझे किसका कंट्रीब्यूशन चाहिए? एक तो H+ का, और किसका चाहिए? OH नेगेटिव का. तो ये भी ऐसे ही होगा कि पहले लैम्डैम नॉट ऑफ HCl ले लो, H+ का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा. फिर लैम्डैम नॉट ऑफ NaOH ले लो, उससे OH नेगेटिव का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा. और लैम्डैम नॉट ऑफ NaCl से माइनस कर दो, तो वी गेट द रिजल्ट. तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ कुलरॉश लॉ. ओके, तो थैंक यू सो मच.